नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं स्नेहाशीष घोष आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल के ऊपर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुत्ते अगर काट लेते हैं तो इससे कौन सा डिजीज स्प्रेड होता है, इसमें घबराने की ज़रूरत क्यों है और इसका मैनेजमेंट, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका मैनेजमेंट क्या होता है, कितनी इंजेक्शंस इसमें आपको दी जाती है और कौन कौन से माध्यम से ये डिजीज आप में ट्रांसमिट हो सकता है, इन सब कुछ आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो कुत्ते काटने से एक डिजीज होता है जिसे कहा जाता है रेबीज। रेबीज एक्चुअली में एक वायरस है जो कि आपके बॉडी में एंटर करने के बाद आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर देता है, जिससे कि जल आतंक बोल के जो डिजीज है वो आपको होता है। तो रेबीज एक वायरस है जो कि आप में ट्रांसमिट होता है। क्या ये सिर्फ कुत्ते के काटने से ही होता है? जी नहीं, ये कुत्ते के काटने से भी हो सकता है, ये बैट के काटने से भी हो सकता है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने से भी हो सकता है, या फिर आपका कोई खुला हुआ घाव हो, वहां पे अगर कोई कुत्ता अगर चाट दे तो वो सलाइवा के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। यानी कि सिर्फ कुत्ते काटने से ही ये डिजीज स्प्रेड होगा ऐसी कोई बात नहीं है, और भी तरह तरह के माध्यम है जिससे कि ये डिजीज आपके बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है। अब कुछ कॉमन जो डाउट रहता है वो है कि जैसे क्या ये किसिंग के थ्रू स्प्रेड हो सकता है? जी नहीं, किसिंग के थ्रू ये डिजीज स्प्रेड नहीं होता है। कोई कॉन्टामिनेटेड, कोई गंदा अगर मिल्क का प्रोडक्ट है, क्या उससे ट्रांसमिट होता है? जी नहीं, वहां से भी ये डिजीज ट्रांसमिट नहीं होता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो अदर मोड्स में भी हम लोग ने देख लिया कि कौन कौन से और अलग मोड्स है जिससे कि ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है। अब है कि कौन कौन से साइट पे, कौन कौन से आपके बॉडी के ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है। अगर कभी भी ये बॉडी में एंटर किया तो ये सीधा जाता है आपके ब्रेन में, सेरिबेलम और हिपोकैम्पस नाम के जो सेंटर है वहां पे जाके ये आपको इफेक्ट करता है और ब्रेन के तरह तरह के सिम्टम्स दिखाते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और कौन कौन से ऑर्गन है जो कि इन्वॉल्व रह सकता है, सलाइवरी ग्लैंड, किडनी, हार्ट, आईज, ये और भी तरह तरह के ऑर्गन है जहां पे जाके कि ये वायरस आपके बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो हम लोग ने साइट भी कवर कर लिया कि कौन कौन से साइट्स है जहां पे जाके कि ये वायरस आपको इफेक्ट डाल सकता है। अब मेडिकल में एक टर्म है जिसे कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इसका अर्थ क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि वायरस आपके बॉडी के एंटर कर किया, अब उसके बाद आपके बॉडी पे वो सिम्टम्स आया, इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है इसे अंग्रेजी में मेडिकल टर्म में इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड। तो रेबीज वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? ये बॉडी में अगर आपके एंटर करता है तो 1 वीक से 19 ईयर्स तक का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। यानी कि अगर गलती से रेबीज वायरस अगर एंटर करता है तो आपके बॉडी में सिम्टम्स आने में ये 19 ईयर्स, 1 वीक से 19 ईयर्स तक का समय शो करेगा सिम्टम्स आने को। तो इंक्यूबेशन पीरियड भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में कि ये वायरस अगर एंटर कर लेता है तो उसके बाद क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स वो इंसान शो करेगा जिसमें कि ये वायरस आ चुका है। तो क्लिनिकल फीचर्स में कुछ इनिशियल फीचर्स रहता है, जैसे कि हेडेक, सर दर्द होना, फिर फीवर आ जाना, अचानक से बुखार आ गया, फिर वॉमिटिंग होना, बार बार आपको उल्टियां आना, उल्टी जैसा एक भावना आना, नोजिया कहते हैं मेडिकल टर्म में। ये सब कुछ कॉमन फीचर्स है जो कि ये वायरस आपके बॉडी में एंटर करने के बाद कुछ ही मतलब एकदम इनिशियल स्टेज में ये सब सिम्टम्स आप में दिखते हैं। उसके बाद शुरू होता है कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साइड इफेक्ट्स। मैंने कहा था जो सेरिबेलम और हिपोकैम्पस में एंटर किया उसके बाद कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आपके बॉडी में इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एंजाइटी होना, हेडेक होना, पैनिक करना, फिर कुछ ऐसे रहते हैं कि अचानक से आपने लाइट ऑन कर दिया रूम का, अचानक से लाइट का एक्सपोजर हुआ तो उसे अचानक से वो सब्जेक्ट को डर लगने लगता है, तो उसे कहा जाता है फोटोफोबिया। तो फोटोफोबिया भी एक सिम्टम है जो कि इसमें शो होता है। उसके बाद जो मेन सिम्टम देखने को मिलता है वो है हाइड्रोफोबिया।
मैं किसी दिन कुछ हाइड्रोफोबिया पेशेंट्स का भी क्लिप इस चैनल पे ही डाल दूंगा। तो हाइड्रोफोबिया क्या है, पानी जब भी आप उस पेशेंट के सामने एक कप पानी देते हो उसके पीने के लिए, तो वो अचानक से ऐसे डरा हुआ रहता है, अचानक से डर जाता है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। इसके पानी देखने से ही वो डरेगा, उसके शरीर पे अगर पानी का कांटेक्ट आ गया अचानक से डर जाएगा, तो उसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स है जो कि इस पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स अगर बात करें हम, तो कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट अल्टीमेटली कोमा में चला जाता है, कोमा के बाद उसका डेथ हो जाता है। तो क्लिनिकल फीचर्स का जो टॉपिक था वो भी कवर हुआ कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है जो कि पेशेंट में देखने को मिलेगा रेबीज के। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये रोग हुआ भी है या नहीं, तो इसका डायग्नोसिस डॉक्टर कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ टेस्ट रहते हैं, जैसे कि आपका कुछ सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका CSF कलेक्ट कर सकते हैं। CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से लेके एक पिंच करके वहां से कुछ फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करना है, तो CSF एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपका ब्लड ले सकते हैं, आप सेरम ले सकते हैं, वहां पे इस वायरस का प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं। RT-PCR टेस्ट किया जा सकता है, स्किन बायोप्सीज किया जा सकता है। ऐसे गर्दन के पास, इसे नेप ऑफ नेक कहते हैं, यहां से आपका टिश्यू, हेयर फॉलिकल्स जो भी है यहाँ के, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद वहां पे इस वायरस का एंटीजन, यानी कि इस वायरस में प्रेजेंट कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, उसे डिटेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिससे कि पता चलता है कि आपको रेबीज है भी या नहीं। उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट में, कि इसका ट्रीटमेंट क्या, मेडिकल फील्ड में इसका ट्रीटमेंट क्या है। टू बी ऑनेस्ट, रेबीज का कोई भी ट्रीटमेंट मेडिकल में प्रेजेंट ही नहीं है। इसका सिर्फ डॉक्टर के पास सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रेजेंट है, यानी कि अगर सर दर्द हुआ सर दर्द का दवाई, अगर बुखार हुआ बुखार कमाने का दवाई, यानी कि सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही इसका मेन ट्रीटमेंट है। ये छोड़ के और क्या किया जा सकता है, जैसे कि पेशेंट को काउंसलिंग करना, उसको समझाना, उसको कोई लाइट एक्सपोज रूम से दूर रखना। तो ये कुछ ट्रीटमेंट, जैसे कि पेशेंट को लाइट एक्सपोज रूम में ना लेके जाना, ये सब किया जा सकता है। उसके बाद जिससे कि दूसरा बैक्टीरिया आपको अटैक ना कर दे, इसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स दवाई दी जा सकती है। तो ये है कुछ ट्रीटमेंट्स जो कि रेबीज वायरस इफेक्ट करने पे आपको दिया जाता है। अब आते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पे। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस यानी सड़क से आप जा रहे थे, अचानक से कुत्ते ने काट लिया, अब आप क्या करेंगे, यानी कि आपको तभी तो ये रोग नहीं हो गया, वायरस आपके बॉडी में जस्ट एंटर ही किया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो उसके लिए कहा जाता है कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, यानी पोस्ट एक्सपोजर माने एक्सपोज होने के बाद आपके साथ क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आपको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा कि अगर कभी भी कुत्ता आपको काटता है तो भाई तुझे बहुत सारा इंजेक्शन लगेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितना सारा इंजेक्शन दिया जाता है। ट्रीटमेंट पॉलिसी में इसका 2 तरीके का इंजेक्शन दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल यानी ये ऊपर के जो हमारे स्किन के नीचे के लेयर, इसको स्किन के जो लेयर प्रेजेंट है इसे इंट्राडर्मल लेयर कहा जाता है, और मसल के बीच में जो एरिया प्रेजेंट रहता है उसे इंट्रामस्कुलर कहा जाता है। तो वहां पे ही आपको सुई चुभाई जाती है। अगर बात करें इंट्राडर्मल की, तो यहाँ पे टोटल आपको 6 इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और इंट्रामस्क्यूलर में आपको टोटल 4 इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इंट्राडर्मल, अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से अस्पताल में गए हैं। तरह तरह के हॉस्पिटल में अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट रेजिम फॉलो किए जाते हैं। तो कहीं पे आपको 6 इंजेक्शंस दिए जाएंगे, या कहीं पे इंट्रामस्कुलर अगर दे तो वहां पे 4 इंजेक्शंस दिए जाएंगे। अगर बात करें इंट्राडर्मल की, तो पहले दिन यानी कि 0 डे, यानी कि जिस दिन आपको काटा आप तभी हॉस्पिटल गए, उस दिन ही आपको वैक्सीन मिला, तो पहले दिन 1 इंजेक्शन मिलेगा।
फिर तीसरे दिन और फिर 7वें दिन। पहले दिन आप जाने के बाद आपको 2 इंजेक्शन मिलेंगे, तीसरे दिन जाने के बाद आपको 2 इंजेक्शन मिलेंगे, 7वें दिन जाने के बाद आपको 2 इंजेक्शन मिलेंगे, यानी कि टोटल 6 इंजेक्शन आपको मिले इन इंट्राडर्मल रूट। और इंट्रामस्क्यूलर में टोटल 4 इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि पहले दिन दिया जाता है 1 इंजेक्शन, तीसरे दिन 1 इंजेक्शन, 7वें दिन 1 इंजेक्शन और फिर 14 से लेके 28 दिन के बीच में 1 इंजेक्शन। तो ये ट्रीटमेंट जगह जगह वेरी करता है कि कहां पे आपको इंट्राडर्मल मिलेगा और कहां पे इंट्रामस्क्यूलर मिलेगा। तो टोटल या आपको 6 इंजेक्शंस मिलेंगे या फिर 4 इंजेक्शंस मिलेंगे। तो ट्रीटमेंट का पार्ट हम लोग ने देख लिया, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस भी हमने देख लिया। अब ये डिपेंड करता है कि इसका मैनेजमेंट में डिपेंड करता है कि आपको जो डॉग ने काटा है उसका सीवियरिटी कैसा है, आपका जो खुला हुआ वहां पे वुंड है उसका सीवियरिटी क्या है। तो इसे मेडिकल लैंग्वेज में 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अगर आपको कैटेगरी 1 है, यानी कि आपका स्किन में जस्ट जाके डॉग ने चाट लिया, बस सिंपल से आपका वहां पे जस्ट चाट लिया, आपको वहां पे काटा नहीं, आपका वहां पे कुछ भी तरीके का स्क्रैच भी नहीं लगाया, तो उसे कहा जाता है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में सिंपल स्किन केयर करने से ही काम बन जाता है। सिंपल स्किन केयर यानी जस्ट वहां पे 15 मिनट के लिए आपने वो वाला जो एरिया है जहां पे डॉग ने चाट लिया था वहां पे 15 मिनट के लिए आपने साबुन और पानी के साथ उस चीज को वॉश कर लेना है। तो 15 मिनट के लिए वॉश किया, ये एक मैनेजमेंट हुआ स्किन केयर में। फिर आता है कि वहां पे आप सैनिटाइजर लगा सकते हैं, अल्कोहल जहां पे प्रेजेंट रहता है सैनिटाइजर, आप सैनिटाइजर का उपयोग वहां पे कर सकते हैं। तो आपको अगर कभी भी डॉग काट लेता है तो आप पहले घबराए नहीं, उस जगह को जाइए, प्रॉपर से पानी और साबुन के साथ 15 मिनट तक धोइए, उसके बाद उस एरिया पे आप सैनिटाइजर लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, काफी बार देखा गया है कि गांव के साइड कुछ डॉक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि वहां पे आपको सुई चुबा के वहां पे सूचर लगा देते हैं, वहां पे उस चीज को सील कर देते हैं। बट सूचर शुड बी अवॉइडेड इन दिस केस। स्किन केयर में एक बात ध्यान रखिएगा कि वहां पे सूचर मत कीजिए, इससे आपको वो वायरस और भी ज्यादा ट्रांसमिट होता है, जो कि और भी ज्यादा हार्मफुल है। फिर आते हैं कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 2 में क्या किया जाता है, कैटेगरी 2 में जैसा स्किन केयर वहां पे था, यहाँ पे भी स्किन केयर किया जाता है। उसके साथ साथ आपको ये वैक्सीन दिया जाता है, जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले ही कहा, वैक्सीन दिया जाता है। तो ये हो गया कैटेगरी 2। फिर होता है कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 यानी जहां पे कि आपका स्किन केयर भी होगा, वैक्सीन भी दिया जाएगा, उसके साथ और एक इंजेक्शन एडिशनली दिया जाता है जिसे कहा जाता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अब इम्यूनोग्लोब्यूलिन यानी क्या, कुछ रेडीमेड एंटीबॉडीज, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि रेडीमेड बनाए हुए रहते हैं, उसे आपके बॉडी में इंसर्ट किया जाता है और ये विद इन 7 दिन के अंदर ही, काटने के 7 दिन के अंदर ही आपके बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। कैटेगरी 1 के बारे में मैंने कहा था, जहां पे कि सिंपल तरीके से जस्ट कुत्ते ने चाट लिया था, वो है कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 है जहां पे कि आपके वहां पे थोड़े बहुत दांत या फिर स्क्रैच मार्क्स कुत्ते ने डाल दिए हैं। और कैटेगरी 3 है जहां पे कि बहुत ज्यादा इन्वेसिव तरीके से आपको काटा गया है, बहुत ज्यादा खून ब्लीड हो गया है, उसे कैटेगरी 3 कहा जाता है। तो 3 कैटेगरी के बारे में भी हमने देख लिया। अब आता है प्रोग्नोसिस, कि इसका प्रोग्नोसिस क्या है। अगर आपको कभी भी कुत्ता काट लेता है और आप शायद वैक्सीन लेना भूल गए, तो अब इसका प्रोग्नोसिस क्या है, उससे वैक्सीन ना लेने से क्या होगा। तो रेबीज एक ऐसा लौता बीमारी है जिसका कि 100% डेथ कॉन्फर्म रहता है। कोई भी अभी तक शायद एक केस ऐसा है, उसे अगर छोड़ दे, 100% ऑलमोस्ट मेडिकल बुक में लिखा है कि ऑलमोस्ट 100% इसका मोर्टालिटी है। तो यानी कि अगर आपको रेबीज वायरस अटैक कर लेता है तो आपका डेथ एकदम कॉन्फर्म है। इसके लिए जो भी प्रोफाइलैक्सिस, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, उसका पालन ऑब्वियसली आपको करना चाहिए। जब भी आपको कुत्ता काट ले, घबराने की जरूरत नहीं, उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर उसके बाद आपका वो कैटेगरी ऑफ वुंड देख के आपका रेस्पेक्टिव ट्रीटमेंट कर देगा।
यही था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों को जरूर भेजिए। मैं अभी फिलहाल एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर एमबीबीएस में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय।